नमस्कार विद्यार्थियों, अथर्व एजुकेटर के फॉरेस्ट एसआई 1 दरोगा के इस एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, 2 दिन लगातार क्लास नहीं हो पाई, इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं। आप जानते हैं कि मेरे घर में शादी थी, तो एक दिन तो मैं उस वजह से क्लास नहीं ले पाया और दूसरे दिन मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब था, थोड़ा असमर्थ था मैं क्लास लेने में। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, जो 2 दिनों का नुकसान हुआ है मैंने शीघ्र ही कवर कर लूंगा। एक दिन में हम 2 क्लास ले आएंगे या फिर प्रश्नों की संख्या को हम बढ़ा देंगे। आपका नुकसान किसी भी हालत में होने नहीं दिया जाएगा। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सबसे पहले, और यदि सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइए, उन्हें भी फायदा हो और कुछ मुझे भी मोटिवेशन मिले कि हाँ, मुझे मेरे कुछ मित्र मेरे लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो मैं और ज्यादा मेहनत करूं। चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का पहला प्रश्न, और आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता। देखिए, ये जो प्रश्न हैं ये कुछ आपको ऐसे लगेंगे कि जैव विविधता से जुड़े हुए हैं, और आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको जैव विविधता चैप्टर ही नजर नहीं आएगा। लेकिन ये जो आपको नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी जो लिस्ट दी हुई है, ये लिस्ट जैव विविधता से ही जुड़ी हुई है। जैव विविधता के संरक्षण के प्रयासों के तहत ही इनकी स्थापना की गई है। तो जैव विविधता आपके सिलेबस का हिस्सा है और आपको वो पढ़ना पड़ेगा। उसको आप छोड़ेंगे तो आपके लिए वो बहुत घातक साबित होगा। ये बात आप पहले अपने माइंड में बिठा लीजिए। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता। स्वस्थानीय संरक्षण यानी इन सीटू। देखिए, जैव विविधता के लिए जैव विविधता के संरक्षण के लिए 2 प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। एक है इन सीटू और एक है एक्स सीटू। इन सीटू जिसे हिंदी में स्वस्थानीय कह देते हैं, और एक्स सीटू जिसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। इन सीटू का तात्पर्य होता है कि जहां पर भी प्रजाति पाई जाती है पेड़ पौधों की या जीव जंतु की, उसी स्थान पर उनका संरक्षण करना। और एक्स सीटू से तात्पर्य है किसी और अन्यंत्र स्थान पर उनका संरक्षण करना। तो बात करें कि इन सीटू में कौन कौन से आते हैं, तो एक तो आपका राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं, वो आ जाता है। साथ ही वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्यजीव अभ्यारण्य। आगे चर्चा करें तो समुदाय एवं संरक्षण आगार, समुदाय एवं संरक्षण आगार, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन रिजर्व्स, पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुप्स। इसके अलावा जैव मंडल आगार, जिसे आप बायोस्फीयर रिजर्व्स के नाम से जानते हैं, और साथ ही समुद्री संरक्षित क्षेत्र, समुद्री संरक्षित क्षेत्र। ये आपके इन सीटू कंजर्वेशन का हिस्सा है। राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, समुदाय एवं संरक्षण आगार, पवित्र उपवन, जैव मंडल आगार और समुद्री संरक्षित क्षेत्र। यानी कि चिड़ियाघर की स्थापना इन सीटू यानी स्वस्थानीय संरक्षण के तहत नहीं की जाती। हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा चिड़ियाघर। अगला है, निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत नहीं आता, यानी एक्स सीटू के अंतर्गत नहीं आता। तो एक बार आप एक्स सीटू की भी लिस्ट देख लीजिए। जो बीज बैंक होते हैं, बीजों का संरक्षण जो बीज बैंक में किया जाता है, इसी के साथ ही जीन बैंक, साथ ही एक हमने देखा चिड़ियाघर। चिड़ियाघर के अलावा वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन जो होते हैं, वनस्पति उद्यान, साथ ही जंतु घर, चिड़ियाघर की तरह ही होते हैं ये जंतु घर। इसके अलावा वृक्ष उद्यान, वृक्ष उद्यान, और एक आप याद रखिएगा, निम्न तापीय संरक्षण, निम्न तापीय संरक्षण, जिसे हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं।
तो ये सभी एक्स का हिस्सा हैं। तो आप देख लीजिए इसमें से आपको कौन सा एक्स के अंतर्गत नहीं आता। तो पवित्र उपवन हमने इंस्टीट्यूट के अंदर लिखा है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पवित्र उपवन। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास प्रक्रिया प्रथमतः विकृति तत्पश्चात विनाश उत्पन्न करती है। देखिए कथन है और ये कथन बिल्कुल सही है। जो भी विकास की प्रक्रियाएं होती हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो हमें अच्छे तो लगते हैं, हमारे जीवन को सुलभ बनाने के लिए वे आवश्यक भी हैं, लेकिन वे नुकसान भी दिखाते हैं। देखिए हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में जितना भी डेवलपमेंट किया गया है वो बाद में त्रासदी के रूप में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ? प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ती है हमें विकास के लिए, जिस वजह से विनाश होता है। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है और आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है, तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। भौतिक एवं पर्यावरणीय संसाधनों का जितना अधिक दोहन किया जाएगा, समाज का भौतिक विकास उतना ही कम होगा। देखिए ये गलत है। भौतिक और पर्यावरण संसाधनों का जितना अधिक दोहन किया जाएगा, समाज का भौतिक विकास उतना ही अधिक होगा। जितना हम कोयला यूज करेंगे, जितना हम और भी धातु उत्पाद यूज करेंगे, उतना ही हम ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, तो भौतिक विकास तो बढ़ेगा। हाँ, प्राकृतिक क्षरण होगा, प्रकृति का नुकसान होगा, किंतु भौतिक विकास अधिक होगा। तो यही कथन हमारा जो है गलत हो जाएगा। समाज के भौतिक विकास के साथ साथ जैव विविधता का विनाश अवश्य होगा, बिल्कुल होगा। तो हमारा जो है 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नेशनल पार्क के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से कौन सा असत्य है। राष्ट्रीय उद्यान समृद्ध जैव विविधता वाला एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र होता है जहां अनेक पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्य सरकार किसी क्षेत्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत नहीं, बल्कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किसी को नेशनल पार्क घोषित करती है। कौन सी सरकार? तो राज्य सरकार। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नेशनल पार्क की घोषणा की जाती है। और किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो असत्य कथन पूछा है, तो बी हमारा कथन असत्य हो जाएगा। यह क्षेत्र मानवीय हस्तक्षेप से संरक्षित होने के कारण पूर्णतः अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि मानव हस्तक्षेप ही नहीं है, तो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। राष्ट्रीय उद्यान के जंगली उत्पादों को भी एकत्रित करने की अनुमति नहीं होती, यानी कोई उत्पाद जो जमीन पर पड़ा हुआ है नेशनल पार्क में, उसको भी मानव जाकर के अंदर जाके इकट्ठा करके नहीं ला सकता। यह भी बात बिल्कुल सही है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में स्थित है। निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं? देखिए ये जो राष्ट्रीय उद्यानों के जो नाम है ना, ये आपको ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक लिस्ट उठाएं और आप उनको याद कर लें। ये रोज आपको कुछ ना कुछ एडिशन करने पड़ेंगे प्रश्नों में। जो भी नेशनल पार्क के नाम आ रहे हैं, जो उनकी विशेषता आ रही है, वो कहाँ स्थित हैं, ये आप धीरे धीरे याद करते रहिए। देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरेगा। एक दिन बैठ करके अगर आप सोचेंगे मैं आज रट लूं, तो वो संभव नहीं है। हो सकता है आप उस रात आप रट भी लें, लेकिन आपको एग्जाम में याद आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे जो आप पढ़ेंगे वो आपको एग्जाम में भी याद आएगा और आप सही भी करके आएंगे। तो जैसे ये आया है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। हमें पता होना चाहिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। गिरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, गुजरात में स्थित है। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है आपका कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो धीरे धीरे हमें ये सारे राष्ट्रीय उद्यान याद करने हैं, धीरे धीरे करने हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, एक साथ करने का प्रयास मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन को इंगित कीजिए। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, तो यह पड़ता है पश्चिम बंगाल में। ये आपका कहां पड़ता है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का जल्दापाड़ा और असम का काजीरंगा,
असम में एक राष्ट्रीय उद्यान है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा, काजीरंगा। और ये दोनों ही राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। दाचीगम एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। इस प्रश्न पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो ये आपका कश्मीर में पड़ता है और यहां पर कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं और ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी स्टैग पाए जाते हैं। साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान है। कुद्रेमुख नहीं है, बल्कि साइबेरियन क्रेन के लिए जो प्रसिद्ध है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, केवलादेव घाना। केवलादेव घाना। और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका राजस्थान में। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में खोला गया था। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में खोला गया था, 1936 में खोला गया था। और क्या नाम था उसका, जिम कार्बेट। हालांकि उसका उस समय नाम जिम कार्बेट नहीं था, तब उसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था और वर्तमान में उसे जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। और अब ये कहां पर है, अब ये है आपका उत्तराखंड में, लेकिन जब ये खुला था तब ये उत्तर प्रदेश में था। तो यह कथन भी आपका सही हो जाएगा। तो असत्य कौन सा हो जाएगा, साइबेरियन क्रेन नामक पक्षी का आश्रय स्थल कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, बल्कि केवलादेव घाना राजस्थान है। चलिए अगला है, सिंह पूछ बंदर या शिया बंदर के लिए निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो सिंह पूछ बंदर आपके पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। और आप देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट में पड़ता है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये तो आपका लद्दाख में पड़ता है, दाचीगम आपका कश्मीर में पड़ता है, किश्तवाड़ भी आपका कश्मीर में पड़ता है, जबकि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, यानी पश्चिमी घाट का ये एक उद्यान है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। चलिए, वन्य जीवों के अवैध व्यापार से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला जानवर कौन सा है। बाघ, एशियाई शेर, हाथी या एक सींग वाला गैंडा। देखिए, अवैध व्यापार से ये सभी जानवर प्रभावित हैं, पर यदि सर्वाधिक प्रभावित की बात करें तो हाथी। हाथी क्योंकि विशालकाय होता है, एक हाथी को मारने के बाद अवैध व्यापार करने वालों को अत्यधिक धन की प्राप्ति होती है। हाथी दांत बहुत महंगे बिकते हैं। इसके अलावा हाथी की खाल, हाथी के शरीर के अन्य हिस्से उन्हें बहुत प्रॉफिट देते हैं। तो सबसे ज्यादा अवैध व्यापार यदि किसी का होता है तो वह हाथी का ही होता है। ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा स्तनधारी अगर आपसे पूछ ले कौन है, तो वह हाथी ही है, एशिया का सबसे बड़ा स्तनधारी। तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो हाथी हो जाएगा। हाथी परियोजना अगर आपसे पूछ ले कब चलाई गई, हाथी परियोजना कब प्रारंभ की गई, तो हाथी परियोजना प्रारंभ की गई 1992 में। कहां से प्रारंभ की गई, तो सिंहभूमि जिले से प्रारंभ की गई, जो वर्तमान झारखंड में आता है। हालांकि हाथी परियोजना पर तो हम बहुत सारे प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि अलग से टॉपिक ही दिया हुआ है हाथी परियोजना। हाथी परियोजना और बाघ परियोजना पे हम बहुत से प्रश्न करेंगे, साथ ही अन्य परियोजनाओं को भी कवर करेंगे। तो कहीं भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हाथी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपना धन अपना वन योजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए, अपना धन और अपना वन योजना का संबंध हिमाचल प्रदेश राज्य से है। ये जल संचयन की योजना थी और वनस्पति जल संचयन की योजना है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा चलाई जाती है। अपना धन अपना वन योजना। चलिए अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गंभीरी नदी बहती है। देखिए, गंभीरी नदी कहाँ की है, तो आपको पता होना चाहिए, गंभीरी नदी है राजस्थान की। और निम्न में से आप देख लीजिए, राजस्थान में का कौन सा नेशनल पार्क दिया हुआ है, तो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। जरूरी नहीं होता कि हमें प्रश्न का उत्तर पता हो, लेकिन अगर हमें कुछ आसपास के फैक्ट्स पता है तब भी हम प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। गंभीरी नदी राजस्थान की एक लोकल नदी है और राजस्थान का इसमें दिया हुआ है आपको केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है और उसी से होकर के गंभीरी नदी भी बहती है। अगला है, वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में असत्य कथन को पहचानिए। देखिए, वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कुछ कुछ नेशनल पार्क की तरह ही होते हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है आप ये देखिए।
नेशनल पार्क जहां ओवरऑल प्रजातियों के लिए बनाए जाते हैं, वन्य जीव अभयारण्य एक विशिष्ट प्रजाति के लिए बनाए जाते हैं। किसी चिड़िया के लिए बनाए जा सकते हैं, हाथी के लिए बनाए जा सकते हैं, टाइगर के लिए बनाया जा सकता है। तो एक विशिष्ट प्रजाति पर आधारित होते हैं ये वन्यजीव अभयारण्य। राष्ट्रीय पार्कों में भी शिकार करना मना होता है, वन्यजीव अभयारण्यों में भी शिकार करना मना होता है। अभयारण्य में अनुमति के बिना शिकार करना मना है। लेकिन राष्ट्रीय अभयारण्य पार्क जो होते हैं, नेशनल पार्क जो होते हैं, वहां पर पशुओं द्वारा चराई पर पूर्ण प्रतिबंध होता है, जबकि वन्यजीव अभयारण्य में पालतू पशुओं द्वारा चराई पर प्रतिबंध नहीं होता। यानी यहां पर शर्तें नेशनल पार्क की तुलना में थोड़ी कम होती हैं, थोड़ी ढीली होती हैं, थोड़ी लचीली होती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कोई भी कथन इसमें से असत्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा किसी क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के द्वारा? तो इसमें से किसी के भी द्वारा कोई भी नेशनल पार्क या वन्यजीव अभयारण्य घोषित नहीं किया जाता, यह किया जाता है राज्य सरकारों के द्वारा। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, भारत का प्रथम संरक्षण आगार यानी कम्युनिटी रिजर्व किस राज्य में खोला गया? तो भारत का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व खोला गया था तिरुनेलवेली, तमिलनाडु में। कहां पर? तिरुनेलवेली। और ये तिरुनेलवेली कहां आता है? ये आता है तमिलनाडु में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। जीवाश्म नेशनल पार्क, फॉसिल्स नेशनल पार्क कहां है? तो एक छोटा सा नेशनल पार्क है, पौधों के जीवाश्म का ये नेशनल पार्क है, और ये कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के मध्य में पड़ता है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क को अभी हमने देखा, सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? बांधवगढ़ में। और कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बीच में एक छोटा सा नेशनल पार्क है जिसे फॉसिल्स नेशनल पार्क या जीवाश्म नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। तो ये कहां आता है? ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नवीन विज्ञान की कौन सी शाखा जैव विविधता के लिए खतरे की घंटी है? तो देखिए, जिस चीज से हमें प्रॉफिट ज्यादा होता है ना, वही हमारे लिए नुकसानदायक भी ज्यादा होती है। अति किसी की भी अच्छी नहीं। उत्पादन की वृद्धि के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी की मदद लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद लेते हैं, और जैव विविधता के लिए भी खतरा बन रही है कौन सी टेक्नोलॉजी? तो वो भी है जैव प्रौद्योगिकी। चलिए अगला है, कुछ डेट्स दी हुई हैं, कुछ दिवस हैं आपको, लगभग 15-20 दिवस जो कि आपके पर्यावरण से, पारिस्थितिकी से, वन्य जीवों से संबंधित है, वो आपको याद करने हैं। धीरे धीरे मैं आपको कराता रहूंगा। अभी आप देखिए, इसमें विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, बिल्कुल सही है। विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 फरवरी नहीं पड़ता, तो ये कब पड़ता है? तो ये आपका पड़ता है 3 मार्च को। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। जबकि पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आपका जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 29 जुलाई में। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी तिथियां आपको याद रखनी है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय पशु बाघ है, हम सभी जानते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु, देखिए राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई शेर नहीं है, अपितु कौन सा है? तो वो है आपका हाथी। जबकि राष्ट्रीय नदी गंगा है और राष्ट्रीय वृक्ष आपका कौन सा है? बरगद। जैव विविधता संधि निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुई? जैव विविधता संधि की बात करें तो ये 1992 में, आपको एक सम्मेलन याद है, आपने कई बार पढ़ा है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। पृथ्वी शिखर सम्मेलन। और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहां हुआ था? तो ये हुआ था आपका रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, और ये पड़ता है आपका ब्राजील में। तो यहीं पर जैव विविधता संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। लगभग 171 देशों ने ये हस्ताक्षर किए थे। पर ये संधि 1992 में लागू नहीं हुई थी, बल्कि लागू कब हुई थी? तो 29 दिसंबर 1993 को लागू हुई थी। 29 दिसंबर 1993
1993 से ये संधि लागू हुई थी। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1993, 1993। क्या पहलू हैं इस संधि के, वो अगला प्रश्न है। जैव विविधता संधि के क्या पहलू हैं? तो इसमें क्या 3 शर्तें मुख्यतः रखी गई थी। पहली क्या कि पेड़ पौधे और जीवों पर संबंधित देश का अधिकार होगा जहां ये पाए जाते हैं। इसमें यह कहा गया था कि जो भी पेड़ पौधे और जीव जंतु जिस देश में पाए जाते हैं उन्हीं का अधिकार होगा। यदि इन्हें यहां से ले जाकर के किसी अन्य देश में ले जाया जाता है और वहां कोई नया उत्पाद विकसित किया जाता है तो उस देश को जहां ये पाए जाते हैं उन्हें क्षतिपूर्ति देनी होगी। यानी सपोज कीजिए कोई पौधा है जो केवल भारत में पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है, तो वो पौधा भारत का हो गया। अगर कोई देश उस पौधे को यहां से लेकर जाए और उससे कुछ नया प्रोडक्ट बनाए तो उसे भारत को क्षतिपूर्ति देनी होगी। क्यों? क्योंकि ये पौधा केवल भारत में पाया जाता था, इस पौधे के प्रोडक्ट्स पर अधिकार भारत का था और आपने वो प्रोडक्ट बना लिया। तो अब आप क्या करेंगे? आप क्षतिपूर्ति देंगे भारत को। यह जैव विविधता संधि का पहला नियम था। विकसित देश जैव प्रौद्योगिकी को न्यायपूर्ण और अनुकूल शर्तों पर विकासशील देशों को स्थानांतरित करेंगे। न्यायपूर्ण और अनुकूल शर्तें क्यों? क्योंकि ताकतवर हमेशा छोटों को दबाता है। तो कई शर्तें ऐसी ना हो जो आप बोल दो हम संधि की शर्तें पूरी कर रहे हैं, हम दे रहे हैं टेक्नोलॉजी, लेकिन ये लोग ले ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा डाली गई संधि की शर्तें, ट्रांसफर की शर्तें, वो उनको बहुत भारी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शर्तें जो है न्यायपूर्ण और अनुकूल होनी चाहिए। पारंपरिक ज्ञान, कौशल, नवाचार और व्यवहारों के उपयोग से होने वाले लाभों में बराबर की हिस्सेदारी होगी। ये भी सही है। तो अब प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जैव विविधता अभिसमय या कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब लागू हुई? यह भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसके बारे में अगर बात करें तो 22 मई 1992 को एक नैरोबी सम्मेलन हुआ था। नैरोबी सम्मेलन, इसमें इस संधि को स्वीकार किया गया था, जबकि 4 जून 1993 को विश्व के समक्ष इसे हस्ताक्षर के लिए रखा गया। विश्व के समक्ष हस्ताक्षर के लिए रखा गया। लेकिन जो डेट आपको याद रखनी है सबसे ज्यादा वो ये कि ये लागू कब से हुई? तो ये लागू हुई 29 दिसंबर 1993 से। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा 29 दिसंबर 1993। चलिए अगला है, अब कुछ नेशनल पार्क के हम बात कर रहे हैं और ये नेशनल पार्क सभी पूर्वोत्तर भारत के हैं। पूर्वोत्तर भारत में 8 राज्य आते हैं। आपको इन 8 राज्यों के नेशनल पार्क आपको याद करने हैं सबसे पहले। धीरे धीरे सेक्शन वाइज याद कीजिए, आपको याद हो जाएंगे। तो प्रश्नों के माध्यम से अब जो प्रश्न मैं बनाने जा रहा हूं उसमें मैंने पूर्वोत्तर भारत के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क को शामिल किया है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है? बात करें असम के राष्ट्रीय उद्यानों की तो असम में कुल 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? तो डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा, साथ ही इसके अलावा देहिंग पटकई, देहिंग पटकई, रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क, काजीरंगा, काजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, साथ ही मानस, नामेरी और ओरंग। तो पूर्वोत्तर भारत में यदि सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए जाए तो असम में पड़ते हैं डिब्रू साइखोवा, देहिंग पटकई, रायमोना, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग। तो आप देख लीजिए इसमें से आपके काम का यहां पर कौन सा नहीं है। तो बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान आपके काम का नहीं है। बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मेघालय में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल फकराम राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित नहीं है, वह मेघालय में स्थित है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका मणिपुर में पड़ता है। नतागंकी राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका नागालैंड में पड़ता है।
औरंग राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में पड़ता है, हमने देखा, देखिए ये लिखा हुआ है औरंग राष्ट्रीय उद्यान। जबकि कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं, और ये पड़ता है आपका सिक्किम में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा औरंग राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं दोस्तों। मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान पड़ते हैं, एक का नाम है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और दूसरे का नाम क्या है? तो दूसरे का नाम है फांगपुई ब्लू माउंटेन। फांगपुई ब्लू माउंटेन। देखिए थोड़ा टफ रहेगा याद करने में, लेकिन करना तो पड़ेगा ना। तो फांगपुई ब्लू माउंटेन और मुरलेन अगर आपसे पूछा जाए तो ये मिजोरम में स्थित है। आपका यहां मिजोरम ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ओहो दोस्तों, चलिए यहां पे मिजोरम कर लीजिए, और प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मिजोरम। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? 7 बहनों में देखिए ध्यान रखिएगा, 7 बहनों में पहली बात तो सिक्किम नहीं आता। 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो आपका एक राज्य आता है असम, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ये 7 राज्य हैं, और आपको बताना अगर कोई नेशनल पार्क इन 7 राज्यों में पड़ रहा है तो वो 7 बहनों का हिस्सा है, अदरवाइज नहीं है। बात करें मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो 7 बहनों का हिस्सा हो गया। नामदफा ये भी अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश में कुल 2 नेशनल पार्क हैं, एक का नाम है मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और एक का नाम है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। बात करें नोकरेक की, तो नोकरेक मणिपुर में पड़ता है। मणिपुर में भी 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक का नाम है नोकरेक और एक का नाम है केबुल लामजाओ। जबकि चांदोली राष्ट्रीय उद्यान ये आपका इन 7 बहनों के राज्यों का हिस्सा नहीं है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? चांदोली राष्ट्रीय उद्यान। अगला है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान आपका नोकरेक मैंने आपको मणिपुर में लिखा दिया ना, नोकरेक आपका मेघालय में पड़ता है दोस्तों। नोकरेक आपका कहां पड़ता है? नोकरेक आपका पड़ता है मेघालय में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य का हिस्सा? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिरोही आपका बहुत लोगों को राजस्थान में पता होता है कि भाई सिरोही जिला राजस्थान है, वहां पर आपका गुरु शिखर पर्वत है, तो अंदाजा लगा लेते हैं कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान जो है राजस्थान में होगा। जबकि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? मणिपुर में है। मणिपुर में 2 हैं, केबुल लामजाओ और सिरोही। नोकरेक नहीं है। नोकरेक आपका कहां का हिस्सा है? तो नोकरेक आपका मेघालय का है। मेघालय में 2 पड़ते हैं, बालफकराम और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। तो ध्यान रखिएगा सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहां का है? तो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है आपका मणिपुर का। ध्यान रखिए असम में कौन कौन से? डिब्रू साइकोवा है, देहिंग पटकई है, रायमोना है, काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है। बात करें नागालैंड की, तो वहां पर आपका एक पड़ता है नतागंकी राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम की बात करें तो वहां पर पड़ता है आपका कांगचेंदजोंगा राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर की बात करें तो वहां 2 हो जाते हैं, केबुल लामजाओ और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 2 हो जाते हैं, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। मिजोरम की बात करें तो 2 हो जाते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान और फांगपुई ब्लू माउंटेन। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम समुद्री पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र जो है आपका पड़ता है कच्छ की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी कहां पर है? ये आपका गुजरात में है। निम्न में से कौन सा ऑलिव रिडले नामक कछुओं के प्रजनन और प्रवास के लिए एक प्रमुख समुद्री तट है? तो ऑलिव रिडले जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान। और गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान आपका कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा में। ये सभी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं दोस्तों, जितने भी मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, विश्व की कुल कितने प्रतिशत जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? लगभग 4%, लगभग 5%, लगभग 6% या लगभग 7%। देखिए ये जो आंकड़ा है जंतु प्रजातियों का, विश्व की कुल 6.67% जंतु प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो ये लगभग कितना हो गया? लगभग 7%। यदि 7% ऑप्शन में नहीं होता तो 6% कर देते।
लेकिन क्योंकि 7% के ज्यादा नजदीक है, 0.50 को क्रॉस कर गया, तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे लगभग 7%। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, बार बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था। काफी कुछ मैंने इन 30 प्रश्नों में कवर किया है। प्रश्नों की संख्या भले 30 हो, लेकिन 30 प्रश्न नहीं होते, ये आप भी जानते हैं दोस्तों। इन्हें आप अच्छे से कीजिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।